नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि भाऊ तोरसेकर का जो प्रतिपक्ष मराठी चैनल है उस पर ही मैं हिंदी वीडियो डालता था। लेकिन अब मैंने हिंदी के लिए प्रतिवाद ये अलग चैनल बनाया है, और जिनको मेरे वीडियो पसंद आते हैं वो उसको प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज एक बात मैं साफ करना चाहता हूं। जो बहुत दिनों से 2-3 साल से मेरे हिंदी वीडियो सुन रहे हैं, मेरे हो या मेरे दोस्तों के यूट्यूब चैनल पर मेरे वीडियो जिन्होंने सुना है, मेरे विश्लेषण सुना है, उनको एक बात याद होनी चाहिए कि मैं मोदी समर्थक रहा हूं। और 2024 के चुनाव आते आते मैंने एक किताब लिखी थी। वैसे तो मैंने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए किताब लिखी थी, और उसमें क्लियर कट प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी कि 2014 में नरेंद्र मोदी अकेली बीजेपी का बहुमत ला सकते हैं। वो सच हो गया था। और इसी कारण जब 2019 के चुनाव आए तो बहुत सारे मित्रों ने आग्रह किया था कि 2019 के बारे में तुम फिर से भविष्यवाणी करो। और मैंने मराठी में दोबारा किताब लिखी थी, दूसरी बार मोदी क्यों। तब मैंने उसमें भविष्यवाणी की थी कि मोदी 2019 में 300 प्लस सीटें लेकर आएंगे बीजेपी के लिए, और बिल्कुल वही सच साबित हुई थी। लेकिन दो भविष्यवाणी होने के बाद जब तीसरा चुनाव आ गया 2024 में, तो फिर से बहुत सारे दोस्तों ने, मित्रों ने आग्रह किया था कि भाऊ, फिर से चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव आ रहा है तो तुम फिर से भविष्यवाणी कर दो। तो इस बार मैंने भविष्यवाणी की थी। मैंने उसका पूरा विश्लेषण एक किताब के रूप में लिखा था। बहुत सारे लोगों ने मेरी किताब खरीदी थी, क्योंकि उनको विश्वास था कि भाऊ का विश्लेषण सच होता है। लेकिन 2024 जो अभी अभी अप्रैल मई और जून में चुनाव हो गया, उसमें जो मेरी भविष्यवाणी थी वो आंकड़ों में गलत गलत साबित हो गई। मैंने भविष्यवाणी की थी कि मोदी जी और बीजेपी जो 400 पार की बात कर रहे थे, 370 से ज्यादा सिंगल पार्टी के लिए बोल रहे थे, वो तो गलत साबित हुआ ही। लेकिन मैंने जो भविष्यवाणी की थी उसमें बीजेपी के लिए 325 से 350 तक सीटों का भविष्यवाणी किया था मैंने। मेरी भी भविष्यवाणी गलत साबित हुई। गलत साबित हुई। कम से कम हम कह सकते हैं कि 80-90 सीट मेरे भविष्यवाणी से बीजेपी को कम आई। तो मेरी भविष्यवाणी गलत हो गई, और मैंने इस पर भी वीडियो बनाकर मेरी गलती मान ली है। जो भविष्यवाणी किताब लिखकर मैंने की थी वो अगर सच साबित नहीं होती तो उसके लिए माफी मांगना, अपने फॉलोअर से, अपने चाहने वाले, उनके सामने सच्चाई बयान करना जरूरी होता है। और मैंने वो सच्चाई बयान की थी चुनाव के नतीजे आने के बाद। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मैंने साफ साफ मराठी में और शायद हिंदी में वीडियो कर दिया था कि मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हुई। लेकिन भविष्यवाणी आंकड़ों में नहीं होती, उसका विश्लेषण भी होता है। 225 या 200 सॉरी 325 या 350 सीटें बीजेपी ला सकती है, या आज की भविष्यवाणी हो जून महीने की 24 के चुनाव की, वो गलत साबित हुई। लेकिन 2014 और 2019 की भविष्यवाणी सच साबित हुई। तो हर बार मैंने ऐसा क्यों हो सकता है उसका एनालिसिस, उसकी भविष्यवाणी की थी, बिल्कुल की थी। तो अगर आंकड़ा सच निकला तो उसके पीछे जो विश्लेषण है वो भी देखना पड़ता है। 2014 हो या 2019 हो, पहली बार एक बिगर कांग्रेस पार्टी 2014 में अपना बहुमत ला सकती है, जो आज के पहले कभी भी नहीं हुआ। ऐसी अगर मैंने भविष्यवाणी की थी तो कुछ राजकीय राजनीतिक अभ्यास के कारण की थी।
आधार उसके बताए थे। तो जो आधार मैंने 2014 में बताया वैसे ही मैंने 2019 में बताए थे और 2024 में बताए थे। तो क्या मेरे आधार गलत थे, मेरा विश्लेषण गलत था, आंकड़े गलत निकले, आंकड़े आंकड़े गलत साबित हो गए? लेकिन चुनाव का मतलब सिर्फ जीती हुई सीट या हारी हुई सीट या उनके नंबर ही नहीं होते। राजनीति एक निरंतर चुनाव एक निरंतर मामला है। हर 5 साल बाद या बीच में मध्यावधि मिड टर्म पोल होता है, इसलिए चुनाव की जो प्रक्रिया है वो निरंतर होती है और इसलिए एक चुनाव पर यही अंतिम सत्य है ये मानना गलत होता है, गलत होता है। और इसलिए अगर 2014 में मैंने जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हुई तो उससे भी इंपॉर्टेंट मैंने उस बार जो एनालिसिस दिया था, विश्लेषण दिया था, वो गलत साबित हुआ था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीटें भी सही निकली और मेरा विश्लेषण भी सही निकला। किस कारण से कांग्रेस और यूपीए हारेगी इसका विश्लेषण मैंने 2014 में किया था। दोबारा 2282 सीटें लाने वाले नरेंद्र मोदी 5 साल बाद सरकार चलाने से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, लोकप्रियता बढ़ी है, उनको फॉलो करने वाले वोटर्स की संख्या बढ़ी है। इसका एनालिसिस अगर मैंने 2024 में या 2019 में दिया था, सॉरी 2019 में दिया था, वो सच साबित हुआ। 2019 में और 2014 में जो भविष्यवाणी सच्ची हुई तो विश्लेषण भी सही था और सीटों के आंकड़े भी सही थे। तो 2024 में जो किताब लिखी और विश्लेषण किया उसमें एक बात थी कि आंकड़े भी बताए थे और विश्लेषण भी बताया था कि क्यों मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री हो गए। तो मैंने बोला था 350 सीटें लेकर बीजेपी की मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, सरकार चला रहे। लेकिन आंकड़ा गलत साबित हुआ तो क्या विश्लेषण गलत साबित हुआ? मैं नहीं मानता, क्योंकि वो विश्लेषण अभी सही निकलने के आसार दिख रहे हैं। आसार दिख रहे हैं कि मेरी जो भविष्यवाणी थी और उस भविष्यवाणी के लिए मैंने जो विश्लेषण किया था वो सच साबित होने की संकेत मिल रहे हैं। मेरा विश्लेषण जो था वो किताब की नाम पर ही निर्भर था। मैंने 2014 में मेरी किताब का नाम लिख दिया था मराठी में, मोदी का वाय मोदी, क्यों मोदी, ये मेरे किताब का नाम था मराठी का। 2019 के किताब का नाम था फिर से मोदी क्यों, पुन्हा मोदी का, ये दूसरा किताब था। लेकिन 2024 का चुनाव का विश्लेषण और भविष्यवाणी करते वक्त उन्होंने उस किताब का नाम दिया था अश्वमेध 2024। अब अश्वमेध क्या होता है? चुनाव में तो लड़ाई संघर्ष होता है, लेकिन उसको अश्वमेध क्यों बोलेंगे? तो मेरे विश्लेषण की संकल्पना क्या थी? अश्वमेध। अश्वमेध का मतलब क्या होता है? हमारे पुराण में, पुराने जमाने में, हमारे भारत के हजारों साल के इतिहास में कोई एक राजा जब पूरे देश को एक धागे में बांधना चाहता था और खुद को चक्रवर्ती घोषित करना चाहता था, तब वो अश्वमेध यज्ञ पुकारता था। और अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये होता है कि वो दूसरे राजा है, उनकी सत्ता रियासत कब्जा नहीं करता, उनको बोलता है कि मेरे साथ रहो, मैं जो पूरे देश के लिए एक पॉलिसी बनाऊंगा उस पॉलिसी के साथ हर राज्य को साथ आना पड़ेगा। अपने राज्य में अपना जो इलाका है वहां तुम राजा रहो, सत्ता तुम्हारी रहेगी। लेकिन अगर दूसरे परकीय देश का आक्रमण होता है तो हमको सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा और उस वक्त मैं आपका नेता रहूंगा। पर चक्र, परराष्ट्र नीति, युद्ध जब
परकियों से, दूसरे देशों से होगा, तब अब हम सब एक रहेंगे, एक देश बनकर लड़ेंगे, और उसमें मैं आपका नेता रहूंगा, चक्रवर्ती रहूंगा, इसके लिए लड़ाई होती थी। अगर उसको अपना नेता किसी को मानना नहीं है तो ऐसे राजा को, चक्रवर्ती बनने वाले को चैलेंज देना पड़ता था। और ये चैलेंज कैसा होता था? जो कोई अश्वमेध करेगा तो अश्वमेध के लिए अश्वमेध यानी घोड़ा छोड़ा जाता था, और घोड़ा दौड़ते दौड़ते जिस भूमि से निकल जाएगा वो पूरी भूमि, वहां का राज्य, ये चक्रवर्ती राजा की सार्वभौम सत्ता मानेगी, ऐसा माना जाता था। अगर उस राज्य का, उस भूमि का राजा, सत्ताधीश अगर चक्रवर्ती को मानने से इनकार करता है तो उसको घोड़े को रोकना पड़ेगा, और अगर घोड़े को रोका जाएगा तो चक्रवर्ती बनने वाला राजा और उसकी जो सेना घोड़े के साथ दौड़ती थी वो उस राजा से लड़ाई करेगी, और वो राज चक्रवर्ती के राज से जोड़ा जाएगा। वरना वो राजा रहेगा लेकिन उसका बॉस चक्रवर्ती होगा। इसको अश्वमेध बोलते हैं। और मैंने 2024 के चुनाव के लिए जो कंसेप्ट बताई थी, विश्लेषण किया था कि मोदी जी किसी राज्य में क्षेत्रीय दल हो उससे लड़ना नहीं चाहते, मोदी जी देश के नेता रहना चाहते। तो अगर किसी राज्य में क्षेत्रीय दल की ताकत है तो उसको राजा रहने का अधिकार है। उसको हराने की मेरी इच्छा नहीं है। अगर बंगाल में ममता दीदी अच्छा राज चला रही है तो उसका राज रहेगा, उसको खालसा करने की इच्छा मोदी की नहीं है। उड़ीसा में नवीन पटनायक रहते, राजा रहते तो रहने दो, वहां का बीजेपी का स्थानीय नेता उनसे लड़ता रहेगा। तो लोकल लेवल पर लड़ाई होगी, राष्ट्रीय लड़ाई नहीं होगी। मोदी को राष्ट्रीय नेता बनकर रहना था, और इसीलिए मैंने बोला था कि मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन किसी क्षेत्रीय दल या किसी राष्ट्रीय दल को मोदी का राष्ट्रीय राष्ट्रीय नेतृत्व, लीडरशिप अगर मंजूर नहीं है तो उसको, मोदी को चैलेंज करना पड़ेगा। यानी मोदी ने जो अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा है उसको रोकना पड़ेगा। जिस राज्य में रोका जाएगा उस राज्य में फिर बीजेपी और उस राज्य के नेतृत्व की खरी खुरी लड़ाई शुरू हो जाएगी। आप लोकसभा चुनाव के नतीजे बारीकी से उसका अभ्यास करें, समझने की कोशिश करें। वो घोड़ा मध्य प्रदेश में रोका नहीं गया, वो अश्वमेध का घोड़ा जहां मोदी का, वो गुजरात में नहीं रोका गया, वो घोड़ा उड़ीसा में रोका नहीं गया, लेकिन हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में वो घोड़ा रोका गया है। तो बात साफ है, अगर लोकसभा में जो अश्वमेध चल रहा था लोकसभा चुनाव में, अगर मोदी का घोड़ा जिस राज्य में रोका गया है वहां लोकसभा चुनाव के बाद लड़ाई होना तय है। यही तो मेरा विश्लेषण था। मेरा विश्लेषण दो भागों में था कि लोकसभा में कितनी सीटें मोदी जी, बीजेपी जीतेगी। अगर घोड़ा नहीं रोका गया तो मोदी जी 325 से 350 तक सीटें ला सकते हैं। अगर नहीं लाए तो जिस राज्य में, जिस स्टेट में मोदी जी को कम सीटें मिलेगी उसके बाद उस राज्य की विधानसभा में सीधे मोदी, बीजेपी और उस राज्य की सबसे ताकतवर पार्टी जो है उससे बहुत तगड़ी लड़ाई होगी। उस राज्य की जो शक्तिशाली पार्टी है, दल है, उसको परास्त करने के लिए मोदी लड़ाई शुरू कर देंगे। और हम कल परसों जो चुनाव के नतीजे आए उसमें देख सकते हैं कि हरियाणा में बीजेपी ने कांग्रेस को हरा दिया।
अब कांग्रेस वैसी तो नेशनल पार्टी है, लेकिन बची है कुछ 8-10 राज्यों में बची है। थोड़ी कुछ महाराष्ट्र में है, थोड़ी मध्य प्रदेश में है, थोड़ी गुजरात में है, थोड़ी हरियाणा में है, थोड़ी पंजाब में है, थोड़ी उड़ीसा में हो सकते हैं, तेलंगाना में है। तो वहां कांग्रेस क्षेत्रीय दल है, और अगर कांग्रेस क्षेत्रीय दल जैसी पार्टी संगठन होने के बावजूद अगर मोदी को हराना चाहती है, तो वो चक्रवर्ती को चैलेंज कर रही है। देश की अखंडता चक्रवर्ती जैसी होती है संघ राज्य की, उसको अगर कोई एक राज्य चैलेंज करता है तो उसको रोकना और देश की अखंडता कायम रखना, ये चक्रवर्ती होने वाले की जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए मैंने कहा था कि 2024 का लोकसभा चुनाव अश्वमेध था, अश्वमेध 2024। तो मेरी जो थियरी थी, मेरा जो विश्लेषण था, वो सही साबित हुआ। मोदी का घोड़ा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में रोका गया है, छत्तीसगढ़ में थोड़ा रोका गया है। तो अगले चुनाव विधानसभा के हो, फिर भी दिल्ली का चक्रवर्ती राजा यानी बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व राज्य लेवल पर, स्टेट लेवल पर आकर ये क्षेत्रीय दल या उस क्षेत्र की जो सबसे तगड़ी पार्टी है उसको हराने की कोशिश करेगा, लड़ाई होगी। वरना उस राज्य में उसका स्टेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब स्टेट केंद्र को चैलेंज करता है, राहुल गांधी की आइडिया क्या है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो हम केंद्र सरकार को चैलेंज करेंगे, यानी चक्रवर्ती या देश की अखंडता संघ राज्य उसको चैलेंज करेंगे। राहुल गांधी की यही पॉलिसी, जहां जहां जिस राज्य में कांग्रेस अच्छी ताकत में है वहां कांग्रेस को भारी पड़ने वाली है लोकसभा चुनाव के बाद। वही हरियाणा में हो गए, और इसीलिए मेरे आंकड़े जो 2024 के चुनाव के लिए मैंने डिक्लेयर कर दिए थे, भविष्यवाणी की थी, वो आंकड़े गलत साबित हुए। लेकिन जो थियरी, जो कंसेप्ट मैंने अश्वमेध 2024 में पेश की थी वो गलत साबित नहीं हुए। अब वो थियरी अमल में आते हुए या मोदी जी, अमित शाह अमल में लाते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। जिस ढंग से हरियाणा तो कांग्रेस जीत गया है, हरियाणा में कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन रहेगा, हरियाणा में कांग्रेस की मेजोरिटी कितनी बड़ी रहेगी, उस पर सब डिबेट चल रही थी, चर्चा चल रही थी। बीजेपी तो तीसरी बार हारेगी, इसमें किसी के मन में शक नहीं था, लेकिन पलड़ा उल्टा हो गया। तीसरी बार अधिक ताकत से बीजेपी हरियाणा जीत गई है। तो सिर्फ जीती नहीं है, उसने संघ राज्य बचाने के लिए चक्रवर्ती की कंसेप्ट जो है, भारत का केंद्रीय नेतृत्व स्ट्रांग होना चाहिए, उसी को ही संघ राज्य या चक्रवर्ती साम्राज्य बोला जाता है। उस कंसेप्ट में अब भारत के चुनाव की राजनीति आ गई है। आपने अश्वमेध का घोड़ा रोका है तो आपको आपके ही राज्य में हराना पड़ेगा, और उस राज्य को केंद्र से, केंद्रीय नेतृत्व से जोड़ना पड़ेगा, या वहां केंद्र से हाथ मिलाने वाला और सहयोग से काम करने वाला राजा लाना पड़ेगा। यही तो अश्वमेध की खासियत होती है, तरीका होता है। और जो हरियाणा में हो गया वही इसीलिए महाराष्ट्र में होगा, वही झारखंड में होगा, आगे चलकर वही राजस्थान में होगा, कर्नाटक में होगा, तेलंगाना में होगा। तो दोस्तों, मैंने 2024 के लिए अश्वमेध की जो संकल्पना पेश की थी वो तो सच निकल रही है। इसीलिए पुस्तक मेरा जो था, किताब था, 2024 के लिए मैंने चुनाव को रखा था, तो उसका विश्लेषण इंपॉर्टेंट होता है। और मेरा अश्वमेध 2024 का जो विश्लेषण है, थियरी है,
वो सच निकलने के संकेत पूरे के पूरे आ रहे हैं। हरियाणा का परिणाम महाराष्ट्र में होगा, लोकसभा का परिणाम हरियाणा में हो गया, महाराष्ट्र में होगा, शायद हिमाचल में होने की संभावना है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे। लेकिन दोस्तों अभी भी आप मेरी अश्वमेध 2024 की किताब यानी उसकी थियरी और विश्लेषण क्या है वो समझना चाहते तो वो किताब आज भी अपने अगर पढ़ी नहीं है और देखना चाहते पढ़ना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये किताब आप कैसे उपलब्ध करा सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप जरूर चाहिए तो किताब मंगवा सकते हैं। बाकी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।